नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में चांदीपुरा की आहट ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है। उदयपुर के खैरवाड़ा ब्लॉक में 2 संदिग्ध बच्चे सामने आए। इनमें से एक बच्चे की गुजरात के हॉस्पिटल में मौत हो गई है, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। दोनों के सैंपल पुणे की लैब में भेजे गए हैं। चिंता की बात यह है कि गुजरात के साबरकांठा जिला का सीमावर्ती क्षेत्र राजस्थान का खैरवाड़ा ब्लॉक है। यहां से मजदूरों का पलायन आम बात है। प्रभावित परिवार की भी गुजरात जाने की हिस्ट्री रही है। हालांकि अभी दोनों बच्चों में नए वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। गुजरात के अस्पतालों में चांदीपुरा वायरस के कुछ केस सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक राजस्थान में चांदीपुरा वायरस का एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। डॉक्टर्स के मुताबिक वायरस के पीड़ितों में मृत्यु दर काफी अधिक है। सवाल यह है कि राजस्थान का चिकित्सा महकमा इस नई चुनौती से निपटने के लिए कितना तैयार है और मिस्ट्री वायरस के एंट्री को लेकर क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे आपके बच्चों पर इसका असर ना पड़े। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी हैं, प्रभारी आईपीएच आरयूएचएस से। बहुत स्वागत है लोकेंद्र जी आपका। हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर एसडी शर्मा जी भी शामिल हुए, बाल रोग विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही डॉक्टर भारती मल्होत्रा जी भी मौजूद है चर्चा में, अतिरिक्त प्राचार्य एसएमएस मेडिकल कॉलेज से। भारती जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है, चिंताजनक बात भी है, राजस्थान के लिहाज से भी बात करें तो। एसडी शर्मा जी सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। चांदीपुरा की आहट राजस्थान में भी है। कोरोना वायरस के बाद जब वायरस का जिक्र होता है तो एक अलग तरह का डर होता है, और जब बात बच्चों की होती है तो और ज्यादा सहम जाते हैं अभिभावक भी। ये किस तरह का वायरस है लोकेंद्र शर्मा जी? ये वायरस जैसे और वायरस इन्फेक्शन होते हैं उसी तरह से का वायरस है। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एनसेफेलाइटिस कर देता है, एक तरह से दिमाग में सूजन लेके आ जाता है। तो उन वजहों से इसको थोड़ा सीरियस माना जाता है। इस मॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है। बाकी जैसे वायरस और वायरस इन्फेक्शन में अपन या मॉस्किटो और इनको प्रिवेंशन के लिए काम में लेते हैं, तो ये सैंड फ्लाई से फैलता है। एक इसमें चीज़ है मॉस्किटो सैंड फ्लाई। तो इन सब एस्पेक्ट को देखते हुए अपन को जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मॉस्किटो जो नेशनल प्रोग्राम, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में जो चीज़ें की जाती हैं वही सभी चीज़ें, प्रिवेंटिव जो चीज़ें इसमें बड़ी कारगर साबित होती है। और बाकी डॉक्टर एसडी शर्मा और मैडम भारती मैडम जो हमारे टीचर रहे हुए हैं, ये जुड़ी हुए हैं। आप ये एक्सपर्ट भी हैं, माइक्रोबायोलॉजी की हेड हैं डॉक्टर भारती मैडम, एंड एसडी शर्मा पीडियाट्रिशियन है। तो ये ज्यादा इस पे बताएंगे कि बच्चों और इसको डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर एसडी शर्मा जी हमारे साथ है, बाल रोग विशेषज्ञ। सर समझना आपसे यही चाहेंगे, देखिए उल्टी दस्त की बात कही जा रही, सिम्टम्स क्या क्या सिम्टम्स अहम होते हैं, कैसे इसे समझा जाए कि बच्चे को इस वायरस से बचाना है या फिर कहीं ये वायरस तो नहीं है? क्योंकि ये मानसून का जो वक्त है, मौसम जो है, उसमें आमतौर पर उल्टी दस्त की समस्या बच्चों को भी हो जाती है। लेकिन इस चांदीपुरा वायरस को कैसे समझे, डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे, ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी समझ सके कि आखिर ये वायरस है क्या, क्योंकि सवाल बच्चों की जिंदगी का है। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। चांदीपुरा वायरस सबसे पहले 1965 में गुजरात महाराष्ट्र के एक गांव में मिला था, चांदीपुर गांव में। वहाँ कुछ बच्चे संदिग्ध एनसेफेलाइटिस के कारण उनको डेथ हो गई थी, लेकिन बाद में पता लगा कि ये चांदीपुरा ये वायरस है, जिसका नाम ही चांदीपुरा वायरस के नाम से फेमस हो गया। ये एक तरह का रेब्डो वायरस है, रेब्डो ग्रुप का वायरस है एक तरह का, जो कि ये देखा गया कि सैंड फ्लाइज के द्वारा फैलता है। हो सकता है कुछ केसेज और इस तरह के इंसेक्ट से भी फैलते हों, पर जो मेन मुद्दा है उसमें सैंड फ्लाई से ये फैलता है। सैंड फ्लाई ज़मीन में रहती है, डस्ट में रहती है, जो कच्चे मकान होते हैं उनके जो क्रैक्स होते हैं उनके अंदर रहती है। ख़ासतौर से इस मौसम में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं वो सैंड फ्लाई, और वो प्रोबेबली ये लगता है कि उसके काटने से ये वायरस ह्यूमन बीइंग के अंदर जाता है। और जाने के बाद जो सिम्टम होते हैं वो जैसे एक
अन्य वायरस के होते हैं उससे ज़्यादा गंभीर रूप में होते हैं। इसका समझना ये है कि ये वायरस दूसरे वायरस से, जैसे डेंगू वायरस है, डेंगू लाइक वायरस हैं, दूसरे वायरस से जो है राइनो वायरस, एडिनो वायरस, उनसे कैसे डिफर है। वो डिफरेंस ये है कि ये अचानक बच्चे को तेज़ बुखार, बहुत तेज़ बुखार, दौरे आना या दस्त और उल्टी होना, अचानक 1 या 2 दिन में बच्चे को ये सब हो जाता है और बच्चा बेहोशी की हालत में हो जाता है। घर वाले समझ नहीं पाते क्या हुआ, कल तो बुखार था और आज एकदम बेहोशी की हालत में हो रहा है, गहल में आ जाता है बच्चा और उसको हो सकता है दौरे पड़ने लग जाते हैं, रो लेके भागता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर जब टेस्ट करते हैं, रूटीन के सारे टेस्ट इनमें नॉर्मल आते हैं। वायरस के जरूर जो वायरल के जनरल वायरस में होते हैं कि लो काउंट हो गई, प्लेटलेट लोअर साइड में, इसके अलावा इसका जो एलाइजर टेस्ट है वो इसमें मेन होता है। इसका RT-PCR वो इसका डेफिनेटिव टेस्ट होता है। इसका सिंपल IgM और IgG टेस्ट भी कारगर नहीं माने गए हैं। तो जो RT-PCR है टेस्ट, वो इसका इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, वही इसको आइडेंटिफाई करता है हमारे। तो इसमें घर वालों को समझना ये है कि इन दिनों में बच्चों में जब भी तेज़ बुखार आए या उसको दौरे आ रहे हैं तो उनको सतर्कता बरतें, अन्य बच्चों को उससे दूर रखें, जिससे कि वो जो सैनिटाइज उनको नहीं काटें। बच्चों को सबसे पहले इसमें बचाव ज़्यादा ज़रूरी है। एन्सेफेलाइटिस यानी बीमारी हो जाने के बाद अगर कंफर्म हो जाता है तो जो अन्य एन्सेफेलाइटिस यानी जो मस्तिष्क ज्वर है उसका इलाज करते हैं। उसमें मैनिटॉल देना, सपोर्टिव मैनेजमेंट, वो सब डॉक्टर करते हैं। सीजर्स को रोकना। इनके अलावा हमें जो जो कॉम्प्लिकेशन है इसका सिम्टोमेटिक इलाज होता है। कोई अभी डेफिनेटिव कोई ऐसी एंटीवायरल एजेंट नहीं है जो कि उस वायरस को ख़त्म कर दे, चांदीपुरा वायरस को। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ऐसे अस्पताल में जहाँ टर्सरी केयर हो, जहाँ एन्सेफेलाइटिस की केयर हो, जहाँ लेवल 3 का केयर मिलती है बच्चों को, वहाँ उसको तुरंत भेजें। साथ में दूसरे बच्चों में न फैले उसके लिए हमें तुरंत उपाय करने चाहिए कि रेपेलेंट्स लें, फुल कपड़े पहनाएं, जिससे कि कोई सैंड-फ्लाई या मच्छर या अन्य कोई कीटाणु काटे नहीं, कोई इंसेक्ट उसको काटे नहीं। तो ये सबसे बड़ा बचाव है कि बच्चों का बचाव करें बारिश के दिनों में। इन दिनों में जब ये फैलता है तो उसको फुल कपड़े पहनाएं, सूती कपड़े ढीले डाले हों, पर मक्खी मच्छरों से दूर रखें। घर में गंदगी नहीं रखें। अगर क्रैक्स हैं घर में, कच्चे घर हैं, तो उनकी लिपाई अच्छे से कर दें, इसमें क्रैक्स नहीं हो, वो सैनिटाई वहाँ बैठे नहीं, हैबिटेट नहीं हो। तो मैं समझता हूँ कि बचाव ही इसमें पहला जो उपचार है। इसमें बचाव नहीं करेंगे तो जरूरी नहीं कोई जब कोई स्पेसिफिक दवा इसकी नहीं है, तो हमें मेन जो हमारा मुद्दा है वो इसके बचाव की तरफ है कि हम ये रोग को फैलने से रोकें। जिस तरह मक्खियों को सैंड फ्लाइज को जो रोकने का गवर्नमेंट जैसे मॉस्किटोज को रोकने का जो इंतजाम करती है, वो इंतजाम यहाँ भी कारगर होंगे। उसको इंसेक्टिसाइड्स को छिड़काव करना, रिपेलेंट्स लगाना, वहाँ घर में स्क्रीनिंग करना, इसका इलाज बात में आप ये कह रहे हैं कि पहले जरूरी है कि प्रिकॉशन रखा जाए, बचाव रखा जाए, एहतियात बरती जाए, ताकि इस तरह से बच्चा इस जद में आए ही ना। डॉक्टर भारती मल्होत्रा जी भी हमारे साथ हैं, अतिरिक्त प्राचार्य एसएमएस मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर भारती, बेहद अहम है क्योंकि आप एक्सपर्ट भी हैं और जिस तरह से जिक्र अभी डॉक्टर SD शर्मा भी कर रहे थे कि 1965 में पहली बार आया, 2004 में, 2019 में ये मामले आए। क्या ये क्यूरेबल है? क्या इसकी कोई वैक्सीन नहीं है? अगर ये फिर से ये वायरस लौट कर आया 2019 के बाद, अब 2024 में मिल रहा है, कितना खतरनाक ये वायरस है? वैक्सीन इसकी अभी कैंडिडेट वैक्सीन है, अभी कोई इफेक्टिव वैक्सीन इसकी नहीं है जी। इसका ये वायरस जो है इसमें फैटेलिटी रेट काफ़ी हाई है, 40 to 75% इसकी रिपोर्टेड है। तो इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई नहीं है, एंटीवायरल नहीं है, वैक्सीन भी अभी अंडर स्टडी है, कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है। तो इसमें जैसे ही मरीज़ को साइन सिम्टम्स होते हैं तो उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको ध्यान देना ज़रूरी है। और इसके केसेस अभी कुछ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में समय समय पे आते रहे हैं। लकीली बहुत ज़्यादा केसेस कभी इतने नहीं हुए। एक बार आंध्र प्रदेश में 322 केसेस हुए थे और राजस्थान में कई साल पहले एक केस उदयपुर से रिपोर्टेड है। लेकिन उसके बाद से हमने काफ़ी स्क्रीनिंग भी करी है। हमारे पास जो हम लोग एन्सेफेलाइटिस के CSF के सैंपल्स आते हैं उसमें हमने काफ़ी सालों तक स्क्रीनिंग करी उदयपुर में आने के बाद, पर लेकिन हमारे अभी तक कभी आए नहीं। तो अब हम रिक्वेस्ट पर ही करते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं उसकी स्क्रीनिंग पर। लेकिन एहतियात भरने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा डॉक्टर SD शर्मा ने बताया कि हमें क्या साइन सिम्टम्स पे ध्यान देना है और क्या प्रिकॉशन देने, उस चीज़ का ध्यान देना है।
फिर भी कोई भी इस तरह के सिम्टम्स हों तो हमें केवल यही वायरस नहीं है, और भी बहुत वायरस हैं जो इस तरह के साइन सिम्टम्स देते हैं, तो उनकी जांच के लिए सैंपल SMS में भी भेजा जा सकता है। बाकी VRDLs में भी काफ़ी सारी चीज़ों की जांच होती है, तो कम से कम बाकी वायरस तो उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए अपने को पूना भेजना है अभी। ठीक है, सैंपल्स को पुणे भेजने की बात कीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर SL बामड़िया जी भी जुड़ चुके हैं, CMHO हैं उदयपुर से। सर, बेहद अहम है क्योंकि ये मामला जो आया वो उदयपुर में ही आया। अब सवाल ये उठता है कि एहतियात क्या बरता जा रहा है ताकि ये संक्रमण और ज्यादा ना फैले, बच्चे और इसकी जद में ना आए। उदयपुर में फिर फिलहाल क्या किया जा रहा है? हाँ, ये मामला जो उदयपुर का है, हमारे जो उदयपुर जिले के साउथर्न पार्ट है जी, जो खेरवाड़ा ब्लॉक है, नया गांव है, कोटड़ा है, तो जो केसेस अभी शंकास्पद है वो खेरवाड़ा ब्लॉक के सेक्टर बावलवाड़ा का और सेक्टर बलीचा का है। वो दोनों ही क्षेत्र गुजरात से छटे हुए क्षेत्र हैं। और गुजरात में अभी तक 4 जो डेथें हुई उसमें 3 डेथें गुजरात की है, 1 डेथ है अपने राजस्थान की जो बावलवाड़ा सेक्टर की है। वो 3 साल का बच्चा है और उस परिवार आना जाना गुजरात से होता रहा है और बच्चों का हाई ग्रेड फीवर आया और इसके बाद ये तुरंत, क्योंकि बॉर्डर लाइन पे है तो नजदीक हॉस्पिटल सिविल हिम्मतनगर पर वहां ले गए, वो 24 घंटों में इसकी डेथ होगी। तो ये वहाँ 3 डेथ है और ये 4थी डेथ होने के बाद वहाँ की जो एक्सपर्ट कमेटी डॉक्टर्स की थी पीडियाट्रिशियन ग्रुप की, उन्होंने कहा कि चांदीपुरा जो वायरस के लक्षण है, ऐसे लक्षण ये उसमें दिखे गए। एहतियाती तौर पे उन बच्चों की सैंपल भी लिए और NIV में भेज दिए पुणे में, उसकी रिपोर्ट आनी शेष है। ऐसी स्थिति में एहतियाती तौर पे हमने दोनों जगह, एक बच्ची और है जो ICU में थी, अभी ICU से बाहर हो गई है, आउट ऑफ कंट्रोल है, स्थिति अच्छी है, वो बालवाड़ा सेक्टर की है। दोनों क्षेत्रों में हमारे मेडिकल हेल्थ टीम हमने डेप्यूट कर दी है। एपिडेमियोलॉजिस्ट, एक फिजिशियन, एक पीडियाट्रिशियन मौके पे लगा दिए मॉनिटरिंग सुपरविजन के लिए और डिप्टी हेल्थ हमारे मौके पे हैं। आशा, NM, CHO हाउस टू हाउस एक्टिविटी कर रहे हैं, डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, एंटी लार्वल एक्टिविटी, एंटी एडल्ट एक्टिविटी, सोर्स रिडक्शन, साथ हाउस हाउस एक्टिविटी के साथ जितना भी लोगों को कोई सस्पेक्टेड केस निकलता है या फीवर का केस निकलता है तो उनको हम देख कर रहे हैं और नजदीकी चिकित्सालयों को हम हाई अलर्ट मोड पे रखिए और पूरे उदयपुर जिले के सारे PCMO को पत्र व्यवहार करके अपने हाई अलर्ट मोड पे रखिए। लेकिन डॉक्टर SL बामड़िया, एक अहम सवाल ये भी उठता है क्योंकि दोनों बच्चों के सैंपल NIA पुणे भेजे गए हैं, सैंपल की रिपोर्ट आए और इस बात को लेकर पुष्टि हो कि वायरस ये चांदीपुरा ही है, पुष्टि तो अब तक हुई नहीं है, लेकिन क्या ये माना जा रहा है क्योंकि ऐसे सिम्टम्स और भी दूसरे वायरसेस के हैं जिस तरह से डॉक्टर भारती बता रही थी? बिल्कुल, ऐसे सिम्टम और वायरस डिजीज में होती है, तो अभी हम नहीं कह रहे कि ये मतलब चांदीपुरा वायरस ही हो। अब जब तक इसकी रिपोर्ट से पुष्टि नहीं हो जाती तब तक हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते। एहतियाती तौर पे हम वहाँ के जो प्रोविजनल डायग्नोसिस किया है और जब रिपोर्ट नहीं आई तब हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आप ये मानते हैं कि ये 2 मामले आने के बाद इसके बाद वहाँ का स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है कि अगर ऐसी स्थिति होती है और बच्चे इसकी जद में आते हैं तो उस लिहाज से जो इलाज करना है? बिल्कुल, हमने हाई अलर्ट मोड पे रखे हैं। वो जो बॉर्डर एरिया पे आने जाने वाले का वहाँ भी हम देख रेख कर रहे हैं कि भाई हमारी जो आशा है NA में जो बच्चे आते जाते हैं कोई हाई ग्रेड फीवर का भी ऐसे फ्लू के कोई लक्षण तो नहीं मिले, उनको देख रेख कर रहे हैं। सारे PCMO, सारे सेक्टर इंचार्ज, सारे PHC CHC इंचार्ज को हाई अलर्ट मोड रखते हैं। किसी भी गांव ढाणी क्षेत्र में इस तरह से हाई ग्रेड फीवर फ्लू के और केसेस मिले तो रिपोर्ट करें, तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटलाइज की तरफ रेफर करें, हॉस्पिटलाइज करें। ठीक है, आप बने रहिए सर हमारे साथ। डॉक्टर SD शर्मा जी, आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि लगातार इसे हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं और जरूरी भी है कि क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं। लेकिन SD शर्मा जी, सवाल एक जरूर उठता है, जब कोई इस तरह का वायरस आता है तो उसके लिए पूरी स्टडी की जाती है ताकि उसका कोई एंटीडॉट बनाया जा सके, कोई वैक्सीन बनाया जा सके। क्या वजह है कि 1966 में आया, इसके बाद भी कई बार ये रिपीट हुआ वायरस, कई बच्चे इसकी जद में आए, लेकिन आज तक इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं, कोई वैक्सीन नहीं? देखिए, ये आप सबसे ज़रूरी ये है कि ये वायरस का हमें क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक अलग तरह का वैक्सीन वायरस है जो कि सडन ऑनसेट का है और जल्दी डेथ कर देता है इसमें बच्चे की। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो मौत की दर है, जैसे डॉक्टर भारती ने बताया, बहुत ज़्यादा है। देखें, अगर हम शुरुआती देखें तो जो जैसा बता रहे थे 2023 में, अभी रिसेंट बात बता रहा हूँ, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 323 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए इस वायरस के,
जिसमें से 183 की डेथ हो गई। बहुत काफ़ी मात्रा होती है जी। और इससे पहले बीच में 2009, 2010, 2011 में भी गुजरात में, आंध्र प्रदेश में केसेज आते रहे हैं, जिसमें से 52 केस में से 10 की डेथ हुई, 50 में से 16 की डेथ हुई है और 2009-11 में 110 में से करीब 3 की डेथ हुई। वो कम था उस टाइम पे। तो हमें ध्यान ये रखना है कि ये बीमारी थोड़ी गंभीर ज़्यादा है। अन्य जो एन्सेफेलाइटिस है, डेंगू या डेंगू लाइक वायरस की, एडिनो वायरस या हर्पीज वायरस, उनमें डेथ को हम कम कर सकते हैं क्योंकि उनका ट्रीटमेंट कुछ एक का है, कुछ का ट्रीटमेंट हम सब लोगों को मालूम हो गया अब, क्योंकि काफ़ी दिनों से डेंगू वायरस है तो डेंगू वायरस एन्सेफेलाइटिस भी कर सकता है। तो हम इतने वाइज हो गए हैं कि हम उनका ट्रीटमेंट कर देते हैं और अब बहुत मुश्किल किसी की डेथ हो पाती है। डेंगू में आपने देखा होगा किसी टाइम पे जब 2000 में 2001 में दिल्ली में पहली बार डेंगू आया था तब काफ़ी मौतें हुई थी। राजस्थान में भी 2002 में आपने देखा होगा काफ़ी डेंगू से डेथ हुई थी। लेकिन ये वायरस क्योंकि अभी नया है, राजस्थान में अभी पुष्टि नहीं हुई है। ये जरूर है कि गुजरात में काफ़ी बार आउटब्रेक्स धीरे धीरे आते रहे, इमरजेंसी जाती रही हैं, आंध्र प्रदेश में आए और हमने देखा कि वहाँ के करीब स्पोरेडिक केसेस तो हर एरिया में आते रहे वहाँ और उनमें से काफ़ी की डेथ भी हुई है। इसलिए हमें सजग रहना है। सबको समझना ये है कि हम राजस्थान में हैं, जो गुजरात के बॉर्डर में हैं, जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे उदयपुर का, बहुत अच्छी बात है कि हमें पहले से अलर्ट रहना है, चाहे पुष्टि नहीं हुई हो, लेकिन हमको ये मान के चलना कि ये वायरस तो नहीं है कहीं हमारे। जिस तरह कोविड आया था हम सजग रहे तो हमने बहुत अच्छे से इसका उपाय किए और हमने डेथ की रेट काफ़ी कम थी हमारे राजस्थान में, आपने देखा होगा। तो वो सजगता जो हम लोग रखते हैं, जो अवेयरनेस पब्लिक में आती है, डॉक्टर्स में, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें और हम इसमें सजग हैं। और अगर ऐसा आता है तो हमें सजग रहने की यहाँ पर जरूरत है। लेकिन डॉक्टर लोकेश शर्मा, सजग तो आमजन रहेगा और इसलिए कोशिश भी है, लेकिन जागरूक भी रहे, इसे लेकर अवेयरनेस के लिए भी किस तरह से स्वास्थ्य विभाग, हम राजधानी जयपुर की बात कर ले या पूरे राजस्थान के लिहाज से क्या तैयारी की जा रही है इसको? ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट जो है, जैसे लास्ट मंथ मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम था, इस महीने डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम है, तो इस तरह से गवर्नमेंट हर प्रोग्राम चलाती रहती है और आपके माध्यम से भी इस समय जैसे जागरूकता किया जा रहा है। तो ये जागरूकता इसलिए कि जो भी सीरियस हो, जिसके भी दिमाग में सूजन के सिम्टम आने लगे, फ्लू लाइक सिम्टम हो, तो वो जागरूक रहें, डॉक्टर को दिखाएं और एडमिट कराएं उसको। और इसमें जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, एस डी शर्मा सर ने, कि इस समय इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बचाव ही इसका इलाज है। तो जितना हो सके बचाव के लिए जागरूकता किया जाए, जागरूकता के कार्यक्रम किया जाए, लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ज़रूरी है कि जैसे मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम होता है उसी तरह से इसमें सैंड फ्लाई और मॉस्किटो से भी फैलता है। तो अपन पानी को इकट्ठा ना होने दें, कूलर की साफ़ सफाई करें, उसका हर साल पेंट कराएं, जालियां चेंज करें, ये सब बचाव भी इससे जुड़े हुए हैं। तो ज़रूरी है कि बचाव किए जाएं और इस तरह से जागरूकता कार्यक्रम किए जाएं, लोग जागरूक हों, जिसके जैसे ही सिम्टम आए, अर्ली सिम्टम आए, जैसे ही सीरियस सिम्टम लगे, क्योंकि इसमें रिकवरी भी बहुत मुश्किल है, कई वीक से लेके कई मंथ तक लग जाते हैं। माइल्ड केस हैं तो कई वीक लग जाएंगे, मॉडरेट है तो मंथ तक, कई ईयर तक इसके रिकवरी होती है, क्योंकि दिमाग में सूजन आ जाती है, जो दिमाग की नसें होती हैं वो रिकवर नहीं होती है, वो और सेल की तरह रिकवरी नहीं होती उनकी, तो कुछ ना कुछ ब्रेन में डैमेज रह जाता है। और ये बहुत जल्दी होता है कि आप जब तक कुछ समझ पाओगे, कुछ कर पाओगे, तब तक स्टेज बहुत क्रिटिकल भी हो जाती है। क्रिटिकल हो जाती है, इसलिए भर्ती कराएं, डॉक्टर्स को दिखाएं और जांच कराएं, बहुत ज़रूरी है। ट्रेसिंग करें इनकी केसेस की, फिर उनके आसपास जो भी है और लोगों में फैले नहीं, उसका भी ध्यान रखें। बिल्कुल अलर्ट रहने की, सजग रहने की जरूरत है, यही है, और प्रिकॉशन पहले से ही रखा जाए। डॉक्टर भारती मैम, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से इसमें क्या कुछ हो सकता है, करना चाहिए, क्योंकि परमानेंट कोई इसकी वैक्सीन नहीं कि आपने वैक्सीन लगवाई और आप बिल्कुल सेफ हो गए। लेकिन एक बहुत मार्जिन है, एक बहुत ही कहे कि बॉर्डर लाइन, एक बात समझने के लिए कि ये इंसेक्ट, फ्लाइज, मॉस्किटो से फैलता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि संक्रमित बच्चे से दूसरे बच्चे को भी इससे दिक्कत हो? एक बच्चे से दूसरे बच्चे में जैसे हाथ लगाने से या किस करने से उससे नहीं फैलता या हवा से नहीं फैलता। अगर लेकिन दो बच्चे लेटे हुए हैं और एक बच्चा संक्रमित है और वहाँ सैंड फ्लाइज वगैरह हैं, तो वो अगर एक को बाइट करके दूसरे को बाइट करेंगी तो उसको खतरा है, पर डायरेक्ट कांटेक्ट से खतरा नहीं है। तो वो जिसको भी हो रहा है वो तो इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई के बाइट से ही हो रहा है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कीड़े नहीं खाएं, इंसेक्ट रेपेलेंट्स यूज़ करें, मॉस्किटो नेट यूज़ करें, जिससे कि आप प्रोटेक्टेड रहें।
बिल्कुल, और इसके लिए सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि प्रिवेंशन प्रिकॉशन ही जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर आप इन्फेक्टेड होते हो तो फिर मुश्किल हो सकती है। डॉक्टर भारती, मतलब हाँ, आपको इंसेक्ट से ट्रांसमिट होता है, उस चीज़ का ध्यान देना है। हाथ लगाने से या सेवा करने से उससे नहीं होगा। ठीक है। डॉक्टर एस डी शर्मा सर, बिल्कुल आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। हाँ जी, देखो मैं ये कह रहा था, मैडम ने सही जवाब दे ही दिया कि ये वेक्टर बॉर्न है। जैसा कि मालूम, सैंड फ्लाई जब तक नहीं काटेगी तब तक नहीं दूसरे बच्चों को होगा। ये ठीक है कि एक बच्चा अगर इन्फेक्टेड है, उसको काटा तो काटते वो जैसे दूसरे में काटेगी, हो सकता है उस टाइम पे वायरस चले जाए। पर ऑलरेडी जो सैंड फ्लाइज वायरस को कैरी करती हैं, जिसके अंदर है, वो जब फ्रेश नए बच्चे को काटता है या बड़े को काटता है, तब जाके एन्सेफेलाइटिस होती है। तो ये जनरली 14 साल तक के बच्चों में होती है, अडल्ट में कम पाया गया है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि बच्चों में ज़्यादा फैलना है और बच्चों को इन सैंड फ्लाई से बचाना है। हो सकता है मॉस्किटो से भी फैलता हो, अभी तक इसका कंफर्मेशन नहीं है, पर सैंड फ्लाइज का तो मान के चल रहे हैं कि सैंड फ्लाई वहाँ होती है जिस एरियाज में ये हुई। तो सैंड फ्लाई से बचाव के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, सैंड फ्लाई को पनपने नहीं दें, जैसे सफाई रखनी होती है मॉस्किटोज के लिए, सेम प्रिकॉशंस रखें। वो कहाँ रहती हैं, वो कच्चे घरों की दरारों जो में रहती है तो उनको अच्छे से लिपाई करते हैं। गाँव में कच्चे घरों में उनकी लिपाई करके रखें। अगर पक्के घर हैं तो आसपास गंदगी नहीं रखें, मिट्टी के दरारें नहीं रखें, जहाँ पे वो सैंड फ्लाइज रहती है उस जगह को बंद कर दें। तो दूसरा, घर में घुसे नहीं सैंड फ्लाई, उसके लिए घरों में स्क्रीन लगा दें, यानी जालीदार गेट लगाएं। और पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए हम कपड़े ऐसे पहनाएं फुल, जिससे कि काटे नहीं। और दूसरा रिपेलेंट लगा सकते हैं, जिससे कि मक्खी बैठे नहीं बच्चों के ऊपर काटने के लिए। तो ये सब प्रिकॉशंस हमको रखनी है। अगर किसी एक को हो गया है तो उसको सिम्टम्स में, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, डॉक्टर एस डी शर्मा, कहीं कोई सैंड फ्लाई आके उसको काटे। बिल्कुल, ये एहतियात बरतने की जरूरत है। साफ सफाई की आपने बात की, लेकिन एस डी शर्मा सिम्टम को लेकर जरूर चाहेंगे कि एक बार और आप बताएं, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, कि कौन सा वो सिस्टम है, सिम्टम्स हैं जिसको देख रहे हैं अगर हम बच्चों पे, तो एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाएं, उसका चेकअप कराएं, टेस्ट कराएं। देखिए, अचानक तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, दस्त और गहल में आना, यानी बेहोशी आना। जो घर वाले कहते हैं कि साहब बच्चा अचानक गहल में आ गया, तो बिना दस्त उल्टी के भी अगर गहल में आ रही है, जनरली डिहाइड्रेशन से तो हो ही जाएगा, उल्टी दस्त से, पर बिना अगर तेज बुखार आया और गहल में आ गया तो इसके चांस ज़्यादा है कि वो एन्सेफेलाइटिस हो। तो इसलिए तेज बुखार आया और बच्चा गहल में आ रहा है, यानी डेरेंज सेंसोरियम है उसका, तो तुरंत हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाएं और उसके उपचार, जो प्राइमरी उपचार है वो तो है, कम से कम वो तो करवाएं सिम्टोमेटिक, जिससे कि उसको दौरे नहीं आए या वो आगे बीमारी बढ़े नहीं। जी। तो ये चीजें ध्यान में रखें, घर में सफाई रखें, बुखार का इलाज करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और मक्खी जो सैंड फ्लाई को काटने से बचाव करें, ये ध्यान रखना है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है और जब बच्चों के जानी दुश्मन का सवाल हो तो उस पर बात करना भी जरूरी है। और खासतौर से एहतियात बरतने के बाद, जैसे डॉक्टर्स कह भी रहे थे, सिम्टम्स का ध्यान रखिए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी कि आप प्रिवेंशन, कि आप पहले से एहतियात रखिए कि बच्चों के आसपास साफ सफाई हो, फुल कपड़े वो पहने, इंसेक्ट फ्लाइज से इनको बचा कर रखें और घर की साफ सफाई रखें, ताकि इस वायरस की जद में ही बच्चे ना आए। क्योंकि अगर जद में आते हैं तो इलाज भी तुरंत कराना है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बिना देरी किए, क्योंकि तेजी से बच्चों को ये अपनी जद में लेता है और उसके बाद सिचुएशन क्रिटिकल भी हो सकती है। तो ध्यान रखने की जरूरत आपको है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।